कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस किंग कोबरा के साथ? डराने वाला भी था, क्योंकि किंग कोबरा जो है, मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। हिमालयन किंग कोबरा के ऊपर फिल्म बनी ही नहीं। ये अकेला सांप है जो घोंसला बनाता है और उसमें अपने बच्चों को रखता है। पार वाली टाइग्रेस, ये हाँ, बहुत लाइमलाइट में रही बहुत लंबे टाइम तक। पार वाली की जो कहानी है ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी है। क्या बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। यस, उसकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हुए, बहुत फिल्में थे। वो उस तरह के उतार चढ़ाव शायद एक इंसान की ज़िंदगी में भी नहीं होते, क्योंकि जंगल अपने आप में एक, मैं समझता हूँ, एक माँ की तरह होता है। उसके एक बच्चे हैं, 10 है, माँ को फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत पाल खूबसूरत लेती है। बात। अगर मान लीजिए बांधवगढ़ में भी हाथी आ जाते हैं तो किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा जानवरों के बीच में? बरसात के टाइम में जब जंगल कट ऑफ हो जाता है, जब रोड्स कट जाते हैं, तो हाथी एक बहुत ज़रूरी हो जाता है पेट्रोलिंग के लिए। बिल्कुल। तो काजीरंगा का जंगल ऐसा है कि वहाँ जिप्सी के अलावा आप हाथी की सवारी भी करते हैं। वहाँ तो प्राइवेट एलिफेंट कैंप्स हैं। सर, टॉम साहब के किस्से तो एक से एक हैं। एक बार हम लेट हुए तो याद है उन्होंने हमारी जो क्लास लगाई थी एयरपोर्ट क्लास लगाई थी एयरपोर्ट पे। आपने भी बोला कि वो फ्लाईओवर बन रहा था टॉम साहब, उसमें हम थोड़ा सा फंस गए। मुझे मत बताना ये पंजाबी पना मैं सब जानता हूँ। कॉर्बेट साहब मचान पे थे और ये सारे लोग वेट कर रहे थे, तो एक गोली की आवाज़ आई, धड़ाम। तो लोग बोले हो गया। तो कॉर्बेट साहब ने आवाज़ लगाई, मेरा पैंट भी ले आना। नमस्कार, आज जमशेद भाई छुट्टी पे थे तो ये एपिसोड मैं कर रहा हूँ। आज हमारे साथ हमारे दोस्त, अजीज़ दोस्त मैं कहूँगा, और एक बड़े वाइल्ड लाइफर अजय सूरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तो सूरी साहब, शेर खां में आपका एक बार से फिर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आसिफ, थैंक यू। तो सर, जब मैं और आप बैठते हैं ना, तो मैं रिकॉल कर लेता हूँ उस टाइम को जब मैं और आप जंगल में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे थे। और सब्जेक्ट हम इसलिए तैयार भी नहीं करते। मुझे लगता है हमारे लिए एक सब्जेक्ट हमें बांध देगा उससे, उसी के इर्द गिर्द। तो सारे दोस्त हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं वो जानते हैं कि अजय सूरी साहब और आसिफ जब बैठेंगे तो हम अलग ही तरह से बात करेंगे। मैं एक बात और बता दूं कि अभी रिसेंटली सूरी साहब ने हिमालयन किंग कोबरा पे एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई। कमाल के शॉट्स मैंने देखे, फिल्म पूरी नहीं देखी मैंने। तो सूरी साहब, बहुत दिनों से सांप को लेकर के मेरी जानकारी बहुत कम है, और जो काम आपने अभी किया है वो काबिल तारीफ़ है। मैं तो कुछ शॉट्स देख के हिल गया था जो आपने मुझे दिखाए। किंग कोबरा के बारे में आज हम चाहेंगे कि और भी बात करेंगे। किंग कोबरा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस किंग कोबरा के साथ? देखिए, ये एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत एडवेंचरस था, डराने वाला भी था। क्योंकि किंग कोबरा जो है, मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है, सबसे लंबा जी। और ये करीब 5 से 6 मीटर तक लंबे। हाँ, करीब ये 18 फुट तक जा सकता है। और इसका कोई एंटी वेनम हिंदुस्तान में नहीं है। क्या बात है सर, इतना? इसमें अगर ये काट ले तो 15 से 18 मिनट में मौत जो है निश्चित है। तो इसको हमने बहुत पास से शूट किया, और उसकी एक वजह ये थी, ये फिल्म हमको ऑफ़र हुई थी जो उत्तराखंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, समय जो PCCF डॉक्टर समीर सिन्हा जी, जो WWF के भी, हाँ, उन्होंने कमीशन किया था, और करीब 1 साल की इसमें मेहनत लगी। और ये जब फिल्म बन के, क्योंकि हिमालयन किंग कोबरा के ऊपर आज तक इस तरीके से फिल्म नहीं बनी। हिमालयन किंग कोबरा के ऊपर फिल्म बनी ही नहीं। ओह, हाँ, आज तक फिल्म नहीं बनी। लोगों ने ज़रूर कुछ शॉट्स लेके यूट्यूब में डाल दिए, लेकिन एक प्रॉपर फिल्म, उसकी पूरी उसकी एक जीवनचर्या को दिखाना सब कुछ, तो उसमें करीब हमें 1 साल लगा था। और करीब मतलब, और ये नैनीताल के आसपास तो रामगढ़ का जो एरिया है, नथुआ खान जी, यहाँ पे। और हम लकी रहे कि हमारे साथ एक स्कॉलर थे जो रिसर्च कर रहे थे जो किंग कोबरा के नेस्टिंग बिहेवियर पे। ये अकेला सांप है जो घोंसला बनाता है और उसमें अपने बच्चों को रखता है। और वो जो माँ है, इसमें एक बहुत इमोशनल एस्पेक्ट है कि वो माँ जो है अंडों को के ऊपर सेती है, जब मतलब उसको घोंसले के अंदर एक सैंक्टम सैंक्टोरम होता है जिसमें 20-22 अंडे रखती है, और फिर उस घोंसले के ऊपर वो करीब 2 महीने तक बैठती है बिना कुछ खाए पिए। और आपको बताऊं, जब उसमें से बच्चे निकलने वाले होते हैं, उसको एहसास हो जाता है, तो करीब 15 दिन पहले वो हमेशा के लिए उस नेस्ट को छोड़ के चली जाती है, देखती भी नहीं। क्यों?
आपको लगेगा कि बहुत क्रूर माँ है, लेकिन वो बहुत दयावान माँ है। इस फिल्म का नाम हमने रखा है द डिवाइन मदर। वाह। वो इसलिए कि किंग कोबरा की जो डाइट है वो सिर्फ दूसरे सांप है। अगर वो वहाँ ठहरेगी और बच्चे होंगे तो हो सकता है। अपने बच्चों को खा जाएगी। तो इसलिए वो ये ना कर सके तो इतना बड़ा बलिदान देती है। वाह। तो ये फिल्म अभी अक्टूबर के महीने में आसिफ, जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, ये उसका विमोचन हुआ था, तो वहाँ एक बड़े पर्दे पे दिखाई गई थी, जिसमें उत्तराखंड के सारे जंगलात के फॉरेस्ट के जो बड़े ऑफिसर्स थे, आपके वो थे सुबोध उनियाल जो आपके फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, तो सब लोग आए थे। तो वहाँ उसकी हमने एक स्क्रीनिंग करी थी। तो ये मेरे लिए एक काफ़ी एक सेटिस्फैक्ट्री प्रोजेक्ट था। ये अलग ढंग का था, क्योंकि मैंने और आपने तो हमने टाइगर्स को, बाघों को, हाथियों को कई बार शूट किया। बिल्कुल। तो ये किंग कोबरा को शूट करना जो था अपने आप में बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था। और मैं आपको बताता हूँ कि जब पहली बार हम शूट करने गए जी, तो हम दिल्ली से जिस कैमरामैन को लेके गए, तो उसने वहाँ जाने के बाद उसने थोड़ा सा गूगल सर्च किया कि किंग कोबरा होता क्या है। और फिर उसके बाद उसने कहा सर मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो उसको बहुत मुश्किल से, तो मुझे याद है कैसे हमको 3 कैमरामैन चेंज करने पड़े, क्योंकि तैयार किंग कोबरा का नाम सुन के कोई तैयार नहीं होता था। बिल्कुल। उनका साइज 20 किलो तक उनका वेट हो सकता है। आप सोचिए 20 किलो अच्छे खासे जानवर का वेट होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज तक उत्तराखंड में कोई भी इंसान किंग कोबरा के काटने से नहीं मरा, क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँचा भी नहीं है। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही पीसफुल, शांति प्रिय सांप है। और इसे बोला जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्नेक, किंग कोबरा को बोलते हैं। अपने प्रॉब्लम को भी बहुत तरीके से वो सॉल्व करता है। ये इसके बारे में कहते हैं कि ये अकेला एक इंटेलिजेंट स्नेक है। Yes. इसके साथ तो कई बार ये होता है कि सपोज इसने किसी इंसान के उसमें दांत गड़ा दिए, तो दांत गड़ाने के बाद भी वो डिसाइड करेगा कि जहर छोड़े या ना छोड़े। अक्सर वो आदमी को छोड़ देता है कि तू बख्श दिया तेरे को। अगर तू धरती का सबसे गिरा हुआ प्रजाति है, तुझे मैं छोड़ देता हूँ। हाँ लेकिन अक्सर डर के बारे उस आदमी की शायद मौत हो जाती होगी। मैं तो कुछ वीडियोस, जो हमारे एक दोस्त थे अरशद, उन्होंने कुछ वीडियो भेजे थे, मैं देख के मेरे फाख्ते उड़ गए। मतलब जिस तरह वो अपने हुड को उठाता है, जब आपने तो एक्सपीरियंस किया, मैंने वीडियो देखा, मेरी हालत ख़राब हो गई। जब आपने बताया कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार सूरी साहब, बाय द वे मैं सूरी साहब के लिए बता दूँ कि असली ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो सूरी साहब ही जी रहे हैं आज की डेट में। हम तो बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन आज भी सूरी साहब का ज़्यादातर टाइम जंगलों में गुजर जाता है। और सूरी साहब का अपना भी एक चैनल है, टाइगर्स एंड बियॉन्ड, जहाँ पे आप अगर देखेंगे यूट्यूब पे जाके, तो कमाल की सूरी साहब की भी अपने पॉडकास्ट हैं, इन्फॉर्मेशन है वाइल्ड लाइफ से जुड़े। मैं इसलिए बता रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कि बहुत कम कंटेंट वाइल्ड लाइफ को लेकर के मार्केट में अवेलेबल है। और सूरी साहब जैसे ज्ञानी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वहाँ पे, तो मेरा मानना है वहाँ जाके आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और अच्छा लगे तो फिर वही जो करना है आप कीजिए। थैंक यू आसिफ। अरे सर नहीं, हमारी किस्मत है कि आप हमारे साथ बैठे हैं। एक और बड़ा फेमस किस्सा है जिसको आपने अपने कैमरे में लगातार शूट किया, आप जंगल जाते रहे, कॉर्बेट में ही, पार वाली टाइग्रेस। ये बहुत लाइमलाइट में रही बहुत लंबे टाइम तक, और आपने मुझे कई किस्से इसके सुनाए। मैं चाहूँगा वो किस्से आप हमारे शेर खां में जो लोग देख सुन रहे हैं उनको भी सुनाया जाए। देखिए, पार वाली की जो कहानी है ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी बॉलीवुड की फिल्म की कहानी है। क्या बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। यस। जो सच्चाई है वो एक कहानी से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। पार वाली को बताऊं, खैर आपने भी पार वाली को बहुत बार देखा है, मैं आपको बताऊं कि पार वाली के साथ उसकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हुए, बहुत फिल्में थे, वो उस तरह के उतार चढ़ाव शायद एक इंसान की ज़िंदगी में भी नहीं होते। अब जैसे करीब 10-1 साल पहले उसके 3 बच्चे हुए थे पहले लिटर से जी। अब लेकिन जंगल में क्या होता है आसिफ, आप जानते हो कि जो कैट फैमिलीज़ की जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है कि एक टाइग्रेस जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं 2-3 महीने के, जब वो मीट खाने लगते हैं तो उसको शिकार करने जाना पड़ता है। तो वो अक्सर अपने बच्चों को कहीं छुपा के, जैसे हम बांधवगढ़ में भी देखते थे, वो छुपा के चली जाती थी और वापस आके कॉल आती थी। लेकिन वो जो एक पीरियड होता था ना, जब वो बच्चों को छुपा कर जाती थी, वो एक बहुत वल्नरेबल, बहुत ख़तरनाक पीरियड होता था बच्चों के लिए। क्योंकि इतने छोटे बच्चे को, तो कई बार बच्चे इतने छोटे होते थे कि कोई जकाल भी उनको मार दे, लेपर्ड मार देगा, बिल्कुल, तो बचने के चांस बच्चों के बहुत कम हो जाते हैं। मतलब इनका मोर्टेलिटी रेट
बहुत कम होता है। जबकि मैं आपको बताऊं, जंगल में चीता का जो मोर्टेलिटी रेट है बच्चों का, वो 80% तक होता है, यानी कि 10 में से 8 बच्चे खत्म, सिर्फ 2 बचेंगे। खैर, पार वाली के ऊपर हम आते हैं। पार वाली का जो पहला लीटर था, 3 बच्चे उसके, एक एक करके। अच्छा, पार वाली इसलिए भी बहुत पॉपुलर हो गई थी कि पार वाली क्यों कहते थे? हाँ क्योंकि आप जब ढिकाला से आप जाते हैं खिनानौली के लिए सांबर रोड से, जो 1 वे हो गया है, तो आप देखेंगे, आप जैसे ही सांबर रोड पर चढ़ते हैं तो आपके लेफ्ट साइड में रामगंगा नदी है। राम सिंह रोड होते हुए? नहीं, राम सिंह रोड तो आप निकल गए खिनानौली की तरफ। अच्छा, आप जब ढिकाला से, ठीक है ना, जो 1 वे हो गया है, जंगल रोड है जी, मतलब वो तार वाली रोड नहीं है, हाँ, जंगल रोड है। राइट हैंड साइड में अगर इधर जा रहे हैं नदी आती है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में नदी। खिनानौली से आएंगे तो आप राइट हैंड साइड में, और आप ढिकाला से जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में नदी जी। तो वो नदी जो है ना, एक तरह का वो बाउंड्री है, टाइगर के लिए बना रखी है ड्राइवर्स ने, गाइड्स ने। अब नदी के उस तरफ का जो इलाका है, जो वहाँ जहाँ वास्ट स्टोर भी एक बड़ा, हाँ, वो तो हो जाता है पार जी, ठीक है जी। तो वो टाइग्रेस वहाँ रहती थी, लेकिन वो अक्सर कई बार सांबर रोड के आसपास आ जाती थी। अच्छा, इसलिए उसको पार से आती है, इसलिए पार वाली। हाँ, अब उसके जब 3 बच्चे हुए तो एज लक वुड हैव इट, वो सारे पत्ते गलत हो गए लाइफ में। उसके एक एक करके 3 बच्चे मर गए। और मज़े की बात ये थी कि वो इतनी पॉपुलर हो गई कि उनके बच्चों को भी लोगों ने बहुत शूट किया, फोटोग्राफर्स ने बहुत वीडियो खींचे, टूरिस्ट आते थे। तो एक तरह से, क्योंकि वो टाइग्रेस लगातार अट्रैक्शन का एक पॉइंट बन गया था। अच्छा, उस टाइग्रेस की खास बात ये थी कि उसको बिल्कुल भी टूरिस्ट से या गाड़ियों से डर नहीं लगता था। ओह, कैमरा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली थी। एक वैसे ही कैमरा फ्रेंडली टाइग्रेस बिदरानी की हुई है, जिसका नाम था 4 अम्मा। 4 अम्मा? हाँ, क्योंकि उसके 4 बच्चे थे वो 4 अम्मा। बहुत ही बढ़िया। उसका दूसरा नाम था शर्मिली, लेकिन वो बिहेवियर में बिल्कुल भी शर्मिली नहीं थी। वो आपकी जिप्सी के आगे आगे बैठ जाती थी घंटों। खैर, पार वाली के जब 3 बच्चे खत्म हुए तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक शॉक लगा होगा। ऑफ कोर्स, 3 बच्चे, और वो भी मतलब पॉपुलर हो गए थे बच्चे भी। अब उसके बाद क्या हुआ? उन बच्चों को मरने की वजह देखो, किसी प्रीडेटर नहीं, किसी प्रीडेटर नहीं मारा होगा। कई बार क्या होता है, जो दूसरा टाइगर होता है, जो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं होता, वो भी मार देता है। प्रीडेटर तो इतने होते हैं वहाँ पे, सही बात है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, 2 साल के बाद वो दोबारा माँ बनी, उसके 2 बच्चे हुए। पहला बच्चा 6 महीने के बाद मरा, और दूसरा बच्चा जो था वो करीब 1 साल के आसपास का हो गया था। उसका नाम सुल्तान या शहजाद या कुछ इस तरह का था। और लोग दुआएं मांगते थे कि भाई इस बच्चे को कुछ ना हो, क्योंकि इसके पहले लीटर के 3 खत्म हो चुके, एक और फिर एक और। अब जनाब, किस्मत खराब थी पार वाली की, वो भी मर गया। ओह, रीजन अगेन अब वही, क्योंकि जंगल में क्या होता है, सर्वाइवल बहुत टफ होता है। लेकिन अब सब मान के चलने लगे कि या तो पार वाली के ऊपर कोई श्राप है। अब लेकिन अब कहानी में क्या मोड़ आता है, जब उसने तीसरा लीटर दिया, और 3 फीमेल्स। वाह! सब ये सोच रहे थे ये बचेगी नहीं बचेंगी। तो मेरे को याद है उस समय हमारे दोस्त असलम, दूसरे लोग, हम जाते थे तो सब लोग यार यही कहते थे कि भाई इसके ये बच्चे जो है ना सर्वाइव कर जाए। लेकिन जो उसकी हिस्ट्री रही है, तो उसको देख के हमेशा एक आशंका रहती थी, डर रहता था कि बचेंगे या नहीं बचेंगे। लेकिन देखिए आज की डेट में वो तीनों के तीनों एडल्ट हो चुकी हैं और उनके अपने बच्चे हो चुके हैं। वाह! पार वाली के तो हो गए 4 बच्चे, और इस तरफ उसकी जो बहन है उसका नाम दिया है पेड़ वाली उसके है 3 बच्चे। और जो तीसरी टाइग्रेस है, हालांकि वो बहुत कम दिखती है, लेकिन वो भी जिंदा है। वाह! तो किस्मत जब पलटती है, बिल्कुल सर, तो ये पार वाली की बहुत एक इंटरेस्टिंग, पार वाली ने हिम्मत नहीं आ रही, और फिर एंड में किस्मत ने उसका साथ दिया। और फिर उन्होंने कितने टाइगर गुलजार कर दिए वहाँ पे जंगल को दे करके। अच्छा सूरी साहब, कॉर्बेट के बाकी अगर हम पहले जैसे हम सब लोग ढिकाला चलो यानी धनखड़ी गेट से, फिर आमडंडा वाला गेट होता था, अभी कई और गेट बन गए, कई और जोन बन गए हैं। तो मैं इधर भी नहीं गया हूँ, लेकिन आप तो रेगुलर जा रहे हैं, उधर का क्या है साइटिंग का हिसाब? बहुत अच्छा है। कॉर्बेट में देखो ये हो गया है कि एक ढिकाला में ना हमेशा एक फॉरेस्ट स्टाफ के ऊपर एक प्रेशर तो रहता ही था, अभी भी है, क्योंकि जितने भी VIP दूसरे लोग, हर कोई ढिकाला खिनानौली गहरल जाना चाहता है। खैर, वो इलाका है भी बहुत खूबसूरत, बिल्कुल, बहुत ही पिक्चरस्क एरिया है। आपकी चौड़ पूरा सामने, पूरा चौड़ है। लेकिन अब एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है आसिफ, कि जिस तरह से पूरे भारत में टाइगर बढ़ गए हैं, पिछले 10 साल में टाइगर्स की जो संख्या डबल हो गई है, उसका एक
एक फॉल आउट ये हुआ है कि कॉर्बेट के जिन इलाकों में आज से 10-12 साल पहले तक टाइगर नहीं दिखते थे, जैसे ढेला एक गांव हुआ करता था, उसको रिलोकेट किया, ढेला के बगल में झिरना, आपको याद है हम जाते थे, हमें कुछ नहीं दिखता था। ढेला हम अक्सर जाते थे। अब ढेला और झिरना में बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है। तो क्या उससे क्या हो रहा है एक कि और गेट है, हाँ, एक नया खुला है फाटो, और फिर अब पावलगढ़ की तरफ भी मैंने सुना है कुछ खुल रहा है। तो अब चारों तरफ टाइगर्स दिख रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। प्रेशर कम होगा जंगल पे। लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अगर कॉर्बेट पार्क में जा रहे हैं, किसी भी जंगल में जा रहे हैं, तो आप टाइगर सेंट्रिक मत बनिए। बिल्कुल, आप जंगल की खूबसूरती को अप्रिशिएट करें। देखिए, टाइगर जो है ना, वो एक हिस्सा है, वो हिस्सा है जंगल का। पूरा जंगल टाइगर तो नहीं होता। हाँ, उसकी वजह से जंगल बचता है, वो जंगल के अंदर एक नेचुरल बैलेंस बनाता है, वो तो एक बात है। लेकिन टाइगर को आप अगर पूरे एक होलिस्टिक वे में देखेंगे तो जंगल भी इतना खूबसूरत है, और कॉर्बेट जैसी जगह में तो हाथी है, आपके एक पूर्ण जंगल में उसको मानता हूं। पूरा जंगल है, पूरा मतलब पूर्ण मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मतलब आप जाके कंप्लीट होलसम जंगल में बोलता हूँ कि वहाँ पे नदी भी है, हाथी भी है, लेपर्ड भी है, टाइगर भी है, कंप्लीट जंगल। और जंगल भी बहुत खूबसूरत है, ऐसा नहीं कि हम कॉर्बेट को फेवर कर रहे हैं। सूर्य साहब ने जो बात कही, हम भी बात करते रहते हैं कि आप जब जंगल जाएं तो पूरे इन्वायरमेंट को, जंगल को फील कीजिए। जंगल बहुत कुछ कहता है आपसे। अगर आप मैंने और सूर्य साहब ने कई बार ये एक्सपीरियंस किया कि कई बार हम चुप रहते थे और ठीक है टाइगर का वेट कर रहे हैं या नहीं भी करें, कोई अच्छी जगह दिखती थी सूर्य साहब, बांधवगढ़ में या कॉर्बेट में, हम घंटों घंटों बैठ के जंगल को एंजॉय करते थे, उसके साउंड को, उसकी जो शांति है। तब लगता था कि आप की धड़कन, सूर्य साहब यहाँ बैठे थे, हम लोग को हार्ट बीट सुनाई देता था, इतना शांत होता है जंगल। तो प्लीज़ जंगल अगर जाएँ तो टाइगर देखिए, बिल्कुल देखिए, मना ही नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी उतना ही तवज्जो दें जितना आप टाइगर को देते हैं। सूर्य साहब का लंबा बहुत सफ़र रहा है, पुराना, हर जंगल से, मतलब स्कूल टाइम से आप जा रहे हैं, बस से जाते थे आप बहुत बार ढिकाला तक। ढिकाला की बस चलती थी बस चलती थी, टेंट होते थे, तब हम टेंटों में रहे हैं। और ये जो आपका जुनून मैं देख रहा हूँ वो दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई जुनून तो होना ही चाहिए ना जिंदगी में। मैंने इतना बड़ा जुनून नहीं देखा। सूर्य साहब के साथ इन्होंने ही मुझे चस्का लगाया तो उन्हें सबको बताया है। तो सूर्य साहब, एक और लोगों को जानने का वो है, मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा और प्रकाश डालें। बांधवगढ़ में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कोदो मिलेट खाने से 10 हाथी की मौत हो गई थी, और करीब 30-35 हाथी का एक पूरा झुंड था जो पूरे जंगल में घूम रहा था। अभी शायद एक है जिसको रेडियो कॉलर करके वो दिन रात ट्रैक कर रहे हैं, कभी बस्ती में ना चला जाए, क्योंकि वो जंगल यूज तो नहीं है हाथियों से, वहाँ हाथी नहीं है बांधवगढ़ में। अगर मान लीजिए बांधवगढ़ में भी हाथी आ जाते हैं तो किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा जानवरों के बीच में, और कितना चैलेंजिंग होगा जंगलात वालों के साथ कि उसको उस जंगल में फिट होने का पूरा वो तैयार करें प्लान। देखिए, ये चैलेंज मुझे लगता है आसिफ, ये चैलेंज जंगलात वालों के लिए होगा, क्योंकि जंगल अपने आप में एक, मैं समझता हूँ एक माँ की तरह होता है। उसके एक बच्चे हैं, 10 है, माँ को फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत पाल लेती है। तो हाथी अगर आप पहले देखो बांधवगढ़ में, जैसे दुधवा में भी एक समय था, दुधवा में नेपाल साइड से आते थे फिर वापस चले जाते थे, इसी तरह बांधवगढ़ में भी हाथी आते थे और फिर चले जाते थे। एक तरह का पैसेज वे होता था, कॉरिडोर था। और हाथियों के बारे में एक बात और है, आप जानते ही हैं कि जैसे टाइगर की तो टेरिटरी होती है, उसी टेरिटरी से बाहर नहीं निकलता, लेकिन हाथी आतन एक माइग्रेटरी जानवर है, वो लंबा चलता है, वो मूव करता है। तो ठीक है, लेकिन उसको क्या होता है कि जब वो मूव करते करते किसी ऐसी जगह पे जाएगा जो 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 उसके हिसाब से सूटेबल हो, जहाँ पे उसको खाना मिले, पानी मिले, तो वहाँ वो ज़्यादा ठहरता है। तो मुझे लगता है कि बांधवगढ़ का जंगल क्योंकि बहुत रिच जंगल है, वो फिर हाथी वहाँ पर ठहरने लगे, है ना। चरणगंगा नदी है वहाँ पे, चरणगंगा नदी है, हैबिटेट उनके मतलब का है, और वो पिछले कई सालों से एक तरह से वो परमानेंट रेजिडेंट वहाँ के हो गए थे, है ना वो। तो लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जो 10 हाथी जो मरे, तो मुझे लगता है कि उनको एक शॉक लगा होगा ज़रूर उनके, क्योंकि ये झुंड में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं। उनको लगा होगा दिस इज़ नॉट अ सेफ प्लेस टू स्टे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अभी भी ये कंक्लूसिवली प्रूफ शायद हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कि उस पॉइजनस घास खाने की वजह से कोदो मिलेट से पोस्टमार्टम में आ गया था कि कोदो मिलेट जो था
वो थोड़ा जहरीला हो गया था किसी वजह से और उसको खाने से उनकी मौत हुई। अब सवाल एक आता है कि वहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 50 हाथी आ जाते हैं, टाइगर के लिए वो नया होगा क्योंकि वहाँ के टाइगर ने देखो हाथी को ऐसा है, एक्सपीरियंस नहीं किया है। मध्य प्रदेश में जो टाइगर्स ने जो देखे हैं ना, उन्होंने सिर्फ वो टस्कर देखे हैं जो कि वन विभाग के ट्रेंड एलिफेंट्स होते हाँ, हैं, जैसे कुट्टप्पन महावत और राइड के लिए दूसरे हो लोग। जाते हैं, तो वो टाइगर, लेकिन उन्होंने वाइल्ड एलिफेंट नहीं देखा है। नहीं देखा होगा, या फिर जैसे क्रॉस करते हुए कहीं दूसरे राज्य से आ गए, छत्तीसगढ़ से या कहीं आगे वो देख लिए। लेकिन जब एक रेजिडेंट बनता है हाथी वहाँ का, तो मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के लिए एक नेचुरल बैलेंस जो है एक जंगल का वो अफेक्ट होता है। लेकिन फिर जंगल सब कुछ नेचर बैलेंस कर लेता वो है बैलेंस हो जाता है कुछ सालों के बाद। तो ये हो चुका था। अब ये देखो ना कि हाथी वहाँ पे रह रहे थे कुछ सालों से, टाइगर भी रह रहे थे, कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ क्योंकि हर आदमी ने अपना 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 बाउंड्री बना ली थी। मतलब हर जानवर ने अपनी बाउंड्री बना ली थी, तो कोई किसी की लाइफ में। जानवरों की एक चीज़ खूबसूरत लगती है मुझे कि वो हम इंसानों की तरह नहीं है हाँ 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 कि ये मेरा है, पहला अधिकार मेरा है, मैं मेरी ज़मीन है, मेरा घर बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल। उनके साथ नहीं है। वो एक जंगल को, आपने बहुत अच्छी बात कही कि माँ की तरह जंगल होती है, वहाँ जो भी आए उसका बच्चा ही होता है। बहुत खूबसूरत बात। अब हाथी से मुझे याद आया कि हमने जो रामा साहब की ट्रेनिंग देखी थी, अरे बांधवगढ़ में क्या मज़ेदार था। मतलब जिस तरीके से ट्रेन किया जाता है बहुत तकलीफ दे होता है, मैं कहता हूँ क्रूअल लगता है आपको समटाइम्स, बट ऐसे ही उनको ट्रेन किया जाता है। और आपको याद है जब रामा की ट्रेनिंग हो रही तो हमने भी लगा था कि बहुत बेचारे के साथ अन्याय हो रहा है, उसको लकड़ी से ऐसे बना करके फेंस टाइप का उसमें बंद कर दिया गया, सोंटों से उसकी पिटाई की जाती थी, फिर एक बंदा आता था उसको रोटी खिलाता था, फिर धीरे धीरे रामा रामा, और 6 महीने में रामा को इंसान यहाँ से पता चलता है सूरी साहब कि न सिर्फ फितरती है बल्कि कितना घटिया है कि हाथी जो जंगली था उसके सर पे बैठ के उसका मालिक बन जाता है। अब रामा आज की डेट में वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं अपने जंगलात वालों के कामकाज में। आपको नहीं लगता है कि टाइगर शो बांधवगढ़ में भी होता था? काना में तो बहुत इनफेमस था, जो कि बाद में शायद बंद हो गया। बंद हो गया, लास्ट काना में ही था, काना में था, फिर काना के बाद बंद किया गया। तो आपको नहीं लगता है कि हाथी को भी थोड़ा इससे मुक्ति दी जाए? सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए हाथी हो, टूरिस्ट के लिए नहीं हो। देखो हाथियों की यूटिलिटी तो है। देखो जंगलात वालों के लिए हाथी बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉर्बेट जैसी जगह में, किसी भी जगह में जब बरसात के टाइम में जब जंगल कट ऑफ हो जाता है, जब रोड्स कट जाते हैं, तो हाथी एक बहुत ज़रूरी हो जाता है पेट्रोलिंग के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं उसके इससे सहमत हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो लोगों को कंधे बैठा के ढोने वाला काम है। हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये बर्मा से ही ये चीज़, मतलब बर्मा में और फिर इंडिया में आज से करीब 100-150 साल पहले हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था लकड़ियों के लिए। जो पेड़ काटते थे ना, तो उनकी लॉक्स को उठा के ये लेके जाते थे, नदी में फेंकते थे, और नीचे जब डाउन स्ट्रीम में फिर उसको कलेक्ट कर लिया जाता था। बिल्कुल। इसके बारे में एक बहुत ऑथोरिटेटिव किताब लिखी गई है करीब 100 साल पहले, J.H. विलियम्स की। उसका नाम है एलिफेंट बिल। ओह, अगर आप पढ़िए वो उसमें पूरा बताएगा। कॉर्बेट साहब ने भी हाथियों का बहुत जिक्र किया है, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए हैं। लेकिन आप वाली बात ठीक है अब कि ये जो है ये कई बार ये बहुत क्रूर हो जाता है हाथियों को इस तरह से करके, उनको मतलब 2 घंटे सुबह 3 घंटे शाम में उसको सवारी की तरह। तो ये थोड़ा सा गलत है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर, जैसे आपको याद होगा आज से करीब 15 साल पहले तक अक्सर मदारी जो थे भालुओं को लेके, लेकिन अब वो बंद हो गया क्योंकि ये चीज़ बहुत क्रुअल्टी में आती है। तो हाथियों के साथ भी, लेकिन हाथी देखो, हाथी कई जगह ज़रूरी भी हैं। जैसे मैं काजीरंगा अगर आप जाएंगे तो काजीरंगा का जंगल ऐसा है कि वहाँ जिप्सी के अलावा आप हाथी की सवारी भी करते हैं। वहाँ तो प्राइवेट एलिफेंट कैंप्स हैं। ओह, हाँ, मतलब ठीक है, इंसान तो इंसान ही रहेगा। अब आते हैं अपने जो आपके और हमारे हुजूर, अरे टॉम साहब सर। टॉम साहब के साथ हमारे बहुत लंबे समय तक, मैं दोस्ती यारी नहीं कहूँगा, जुड़े रहे हैं मोहब्बत के साथ। और उनका जिक्र जब भी आता है तो मैं और सूरी साहब दोनों लोग बहुत उसमें चले जाते हैं। खैर सर, टॉम साहब के किस्से तो एक से एक हैं। मुझे याद है एक किस्सा, जब टॉम साहब, मैं और आप आई थिंक रणथंभौर में थे, नहीं सरिस्का में थे, जो उन्होंने कहा था कि मैं फिल्में दिखाऊंगा तुम्हें।
उनकी बनाई हुई फिल्में होती थी, और वो फिल्में वो थी जो शायद वो रिलीज़ नहीं कर पाए, नहीं किया उन्होंने। वो फिल्में हमें दिखाई थी, और वो फिल्में कमाल की फिल्में थी। एक फिल्म थी शायद चीखा फिल्म थी, कमाल को उसमें पुजारी का रोल किया था। तो टॉम साहब का फिल्मी सफ़र भी बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा रहा मैं कहूँगा। और स्टेज के खैर उनको महारत हासिल थी, जिस तरीके से वो मौलाना का वो शो करते थे। सोलो शो था 2 घंटे का, और वो हमेशा सोल्ड आउट रहता था वो। बिल्कुल, मतलब उसकी हफ्तों पहले टिकट बिक जाती थी। बिल्कुल। और वो जब टॉम साहब आते तो लगता था कोई वली, इतनी चमक होती थी उनके चेहरे पे, ओहो। तो टॉम साहब की शुरुआत तो खैर उन्होंने 70s में की थी फिल्मों में। मुझे जहाँ तक उन्होंने एक बार बताया था कि मसूरी से उन्होंने ड्राइव करके, एसडी होती थी बाइक, और वो मुंबई गए थे। बड़े एडवेंचरस इंसान थे। हाँ, बहुत। और उनके फेवरेट थे राजेश खन्ना साहब। और उनकी पहली फिल्म थी चरस। वो किस्सा आपको याद? उन्होंने सुनाया था कि धर्मेंद्र ने उनको कॉल किया, जो कि चरस मूवी में एक्टर थे, कि वो टॉम 4 से हीट हो गई। तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं हुआ, क्योंकि पंजाबी उसमें टोन में बोला था, 4 से हीट हो गई। तो वो कॉपी बहुत अच्छा करते थे हुजूर, उन्होंने ऐसा कहा, और मैं पहले समझ ही नहीं पाया। फिर मैंने किसी से पूछा ये क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये कह रहे हैं चरस मूवी हिट हो गई है, 4 से हीट हो गई। तो वो किस्सा था। और वो उनका जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर था वो कमाल का था, बहुत कमाल का था आसिफ, कमाल का मैं कहूँगा। मतलब बड़े अच्छे इंसान। आसिफ मियाँ, तुम ये कर रहे हो क्या? हम कि जी अच्छा सही है, और सूरी साहब कैसे हैं आप? तो वो चुटकी भी ले लेते थे मजाक में। बहुत जल्दी उनका जाना हो गया, मैं मानता हूँ। बहुत काश वो अभी और रहते तो शायद इस दुनिया को बहुत कुछ वो दे पाते। मतलब स्पोर्ट्स मतलब सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू भारत में उन्होंने लिया है। लेकिन यहाँ पे उनकी शख्सियत हमें देखने को मिलती है कि हर आदमी बहुत प्राउडली कहेगा कि सचिन का पहला इंटरव्यू मैंने लिया। उन्होंने जब हमें बताया था ये कह के कि हुजूर मुझे लेना नहीं था, वो शास्त्री को लेना था, वो बीमार पड़ गया तो मुझे माइक थमा दिया। मतलब क्या, मतलब बढ़िया इंसान कि वो क्रेडिट में नहीं लेना चाह रहे हैं, वो रवि शास्त्री को करना था। कई मामलों में बहुत मॉडेस्ट थे वो, बहुत अपने आप को कभी भी ज़्यादा लाइमलाइट में रखना पसंद था। एक उनकी खास आदत थी, मैं आपको बताऊं, और आपके पॉडकास्ट के जो सुनने वाले उनके लिए बड़ी नई बात होगी, उनको सोशल मीडिया से बहुत चिढ़ थी। मोबाइल रखते नहीं थे, फेसबुक, यूट्यूब, किसी चीज़ में नहीं, वो मोबाइल तक नहीं रखते थे। उनसे संपर्क करने का एक ही तरीका था, जीमेल। और अक्सर आपको याद है जब शूट हो रहा होता था तो कई बार किसी को कॉल करना होता था तो अपनी जेब से एक बहुत छोटी सी एक डायरी निकालते थे, और उसमें से और फिर वो कहते थे आसिफ जरा ये नंबर में लाना। बल्कि मैंने कहा था कि पूछा जब मैंने कि सर आप ये मोबाइल क्यों नहीं रखते? अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें झूठा बनना है तो मोबाइल रख लो, तुम झूठ बोलने लगोगे। क्योंकि तुम सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, क्योंकि मोबाइल है। तुम मुझसे बोलोगे कि हुजूर मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, और एकाएक तुमको कुछ काम सूझ जाएगा तो तुम बोलोगे हुजूर मेरी इमरजेंसी आ गई, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो ये मोबाइल आपको मतलब झूठ बोलने की एक बहुत बड़ी मशीन है। इसीलिए वो मेल पे लिखते थे कि मैं फलां तारीख को इतने बजे इस जगह मिलूंगा, और मजाल है कि वो लेट हो जाए। एक बार हम लेट हुए तो याद है हमारी जो क्लास लगाई थी एयरपोर्ट पे, वही सर इसका हम जा रहे थे। बल्कि जब हम वहाँ से निकले तो वो गुस्से में उन्होंने बहुत हमें सुनाया, बहुत। आपने भी बोला कि वो फ्लाईओवर बन रहा था टॉम साहब, उसमें हम थोड़ा सा फंस गए, मुझे मत बताना ये पंजाबी पना। मैं सब जानता हूँ, तुम लोग लेट हो गए और मुझे ये बता रहे हो। वहाँ 25-30 लोग भीड़ लग गई कि भाई टॉम साहब चिल्ला रहे हैं किसी पे। मैं और आप सर झुका कि हुजूर माफ़ कर दीजिए। फिर फाइनली हुआ कि आइए हुजूर बैठिए, तो उन्होंने गाड़ी में बैठे। तो गुड़गांव जब हम क्रॉस कर रहे थे तो उनको मनाने का एक ही तरीका होता था, चाय ऑफ़र कर दो, चाय ऑफ़र करो। फिर पराठा खिलाया था हमने उनको, हुजूर चाय पिएंगे? हाँ चाय पिलाओ। फिर उन्होंने पराठे खाए, वो भूल जाते थे, उनका गुस्सा इनों की तरह होता था। और एक चाय वो 2-2 घंटे तक पीते थे, ठंडी हो जाती तो उसके बाद भी ओह हो कमाल की चाय बनाई है, वाह वाह वाह। और खाने में वही अपना ब्रेड, खाना तो खाते ही नहीं थे, बहुत कम खाते थे। बहुत कम। उनको किसी चीज़ का भी ऐब नहीं था, सिर्फ चाय को छोड़ दो, वो सिगरेट वो नहीं पीते थे, शराब वो नहीं, शराब से बहुत दूर रहते थे।
उनके अगर मैं उनको शौक कहूँ तो उनके एक तो चाय उनका शौक था, शायरी उनका शौक था। ओह, क्रिकेट से बेइंतहा प्यार। हाँ, वो किस्सा आपको याद है जब हम छोटी हल्द्वानी में थे, शूट कर रहे थे टॉम साहब के साथ, बच्चे अरे क्रिकेट खेल रहे हाँ थे, हाँ हाँ, बच्चों के साथ वो भी खेलने लग गए और खेलने हमारे लगे कैमरे लगे हुए, तो हम कह रहे हैं सब। टॉम साहब नहीं, तो हमने कहा चलो खेल लेते हैं। वो खेल वेल के 2 घंटे बाद आए, तो हमने कहा कि टॉम साहब शूट शुरू नहीं, आके उन्होंने बोला कमाल के बच्चे हैं, कमाल के बच्चे हैं, ये तो सचिन से भी अच्छा खेलने वाले बच्चे हैं, वाह वाह वाह, मजा आ गया। वो बैट लेके चलते थे अपने बैग में, याद है? हाँ हाँ तो फिर चूंकि वो छोटी हल्द्वानी से भी बहुत जुड़े हुए थे, तो फिर आए तो हमने कहा कि शूट शुरू किया जाए हुजूर। ऐसे कैसे गए? अभी तो बैटिंग किया, फील्डिंग करने जाना है। फिर वो 2 घंटे फील्डिंग, तो वो पूरा दिन ही हमारा काम नहीं हो पाया, लेकिन हमने उनके साथ एंजॉय किया। और बहुत एंजॉय किया। अक्सर वो बुक रीडिंग के लिए कॉबेट की जो मैनिटर्स ऑफ कमाओ और दूसरी किताबों की वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। बहुत अच्छे इंसान। और सबसे बड़ी खूबी कि कोई फिजूल चीज़ उनके पास नहीं होती थी। कपड़े भी पजामे, टी शर्ट, वो भी एवरेज, कोई महंगे नहीं। आपको याद है छोटी हल्द्वानी में हमने एक एपिसोड किया था सेलिब्रिटी टाइगर्स ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने स्कूल के बच्चों को बुलाया था। हाँ, और हमने पेड़ था, खाट पे बैठा करके उन्होंने फिर वहाँ पे डिस्कस किया था। आई रिमेंबर दैट। हमने प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग लगा कर रात दोपहर दोनों। और वहाँ पे वो उनसे मिलवाया था हमने टॉम साहब को, वो जो एक जिनको हम कहते थे मिनी कॉबेट, ठाकुर दत्त जोशी, यस, जो मोटरसाइकिल पे आते वो थे, मिले आगे थे। लिखा होता था मिनी हाँ, कॉबेट। मिनी कॉबेट, उनसे टॉम साहब का इंटरव्यू हुआ था। कमाल के थे, अब शायद नहीं रहे वो, बट वो ऑफिशियल हंटर भी थे। हाँ, उन्होंने कई मैनिटर्स मारे भी थे। और कॉबेट साहब, लखपत सिंह रावत हैं, हाँ, तो उस समय उन्होंने भी मारे थे जी। और ये अकेले, मतलब अकेले नहीं, और भी थे। ये वो थे मिनी कारपेट बुलाते थे। हाँ, कारपेट। तो मिनी कॉर्बेट अपने आप गाड़ी पे लिखा होता था। ये कॉर्बेट साहब को पर्सनली जानते थे। कॉर्बेट ये छोटे होते थे हालांकि बहुत, लेकिन कॉर्बेट साहब जानते थे इनको। तो वो उनके किस्से सुनाते थे, कारपेट साहब ने ये कर दिया था, ऐसा हो गया था, वो हो गया था। तो वो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि कॉर्बेट साहब जब किसी हंट पे जाते थे तो पालकी होती थी जिसमें वो बैठ के जाते। तो पालकी आज भी वहीं म्यूज़ियम में रखी हुई है, अगर आप जाएंगे तो देखेंगे। तो पालकी में बैठा करके मचान पे जहाँ वो बैठते थे मैनीटर को मारने के लिए, उनको बैठाया जाता था, बाकी लोग वापस आते थे। और जब गोली चलती थी उसके बाद कॉर्बेट साहब आवाज़ देते थे कि आ जाओ, तब वो लोग आते थे उनको लेने के लिए, क्योंकि श्योर हो जाते थे कि वो टाइगर मर गया या। तो उन्होंने किस्सा बताया कि कॉर्बेट साहब मचान पे थे और ये सारे लोग वेट कर रहे थे, तो एक गोली की आवाज़ आई, दाम, तो लोग बोले हो गया। तो कॉर्बेट साहब ने आवाज़ लगाई, मेरा पैंट भी ले आना। क्योंकि वो टाइगर चार्ज जब किया था उनके ऊपर, तो उनकी पैंट गीली हो गई थी। तो वो किस्सा उन्होंने सुनाया और बड़े उससे सुनाते थे, चाव से, वो सारे किस्से। तो टॉम साहब के साथ फिर आपको याद होगा कि हम कॉर्बेट साहब का जो घर होता था गरनी हाउस, जो कि नैनीताल में। कॉर्बेट साहब अक्सर सर्दियों में नीचे होते थे छोटी हल्द्वानी में, और गर्मियों में ऊपर रहते थे गरनी हाउस में। विंटर हाउस होता था उनका छोटा। हाँ, वो डालमिया किसी मिसेस डालमिया जो है अभी भी, हाँ, उसको और बहुत अच्छे से उन्होंने सजा के रखा हुआ है जैसा था। कभी आप जाएं तो बाहर से ही दर्शन हो सकते हैं, अगर परमिशन ले लें तो अंदर से भी। हमने वहाँ पे भी टॉम साहब के साथ शूट किया। और टॉम साहब को, मतलब क्या मैं बोलूँ, हर चीज़ का शौक एक आदमी में होता है, ऐप कोई नहीं उनमें। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मैं कहूँगा उनकी पर्सनालिटी थी। किसी के बारे में बुरा ही नहीं कहते थे, कभी भी नहीं, कभी नहीं। उनका एक सपना अधूरा रह गया सिर्फ, वो ये था कि उनको एक जिम कॉर्बेट की एक्टिंग करनी थी। वो रोल उनको एंड तक नहीं मिल पाया, जिसका अफसोस मुझे भी रहेगा कि आई विश वो अगर होते तो हम कोशिश करके उनकी एक छोटी सी फिल्म से ही बना पाते। वो जंगल में, उन्होंने बताया, उनके फादर लेके जाते थे दिखाला, तो वो बताते थे हम पैदल घुमा करते थे और फिशिंग करते थे। उस ज़माने में फिशिंग अलाउड होता था। तो हर चीज़ का शौक़ रहा। हिस्ट्री उनसे बढ़िया कोई नहीं जानता, पॉलिटिक्स उनको, उर्दू उनकी अच्छी, शायरी कमाल की, एक्टिंग की तो बात ही जुदा है। और उसके अलावा जो उनकी खूबियाँ थी वो ये, टॉम साहब कभी भी फिटनेस फ्रीक थे, हेल्थ को लेकर के फिट मतलब हम कहाँ चल पाते जितना वो चल जाते थे। बल्कि हम कभी उनको स्क्रिप्ट नहीं देते थे, वो खुद से पढ़ लेते थे, स्पॉन्टेनियस थे, खुद बोलते थे। और हमारी इतनी औकात कहाँ थी कि हम टॉम साहब को रोक पाते। तो कॉर्बेट में एक था जहाँ पे उन्होंने कहा शेर वो ज़रूर
हर उसमें जोड़ते थे, और हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते थे कि टॉम साहब इस मसले पे एक शेर हो जाए, तो इसमें जोड़ देता हूँ, इसमें जोड़ देता हूँ। तो एक था कि रोज़ मामूर दुनिया में ख़राबी है ज़फ़र, ऐसी दुनिया से तो वीराना बनाया होता। तो ये उनको लाइन थी। तो उन्होंने कहा ये ऐसे करो, मैं ऐसे कैमरे से पीछे से मेरा शॉट लो, ऐसे मैं चलता चला जाऊँगा और तुम शूट करना, कट मत करना, मैं खुद बोल दूँगा कट। मैंने जी। तो उन्होंने बोला रोज़ मामूर दुनिया में ख़राबी है ज़फ़र, ऐसी दुनिया से तो वीराना बनाया होता। और वो बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, काफ़ी दूर निकल गए, कैमरा रोल हो रहा है अभी तक, इतने दूर कि अब दिखने से तब, और लगातार ऐसी दुनिया से तो वीराना, वो उसमें रम गए थे, वो उनके दिमाग में बस गया। फिर कट, कैसा रहा, मैंने इसको पूरा ले लेना, मैंने हुजूर ये ऑलमोस्ट 2-3 मिनट का है, इतना लंबा हम वो नहीं ले पाएंगे। तो फिर भी हमने अच्छे खासे उसको किया। क्या आदमी है, मैं हैं बोलता हूँ उनको, मैं कभी नहीं बोलता कि वो नहीं रहे, वली हैं मेरे लिए। तो इनफैक्ट आप मेरे फेसबुक पे फ़ोटो देखिएगा, वो टॉम साहब के साथ बैठी हुई लगी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ टॉम साहब का मतलब वो कितने ज़्यादा इन्वेंटिव थे दिमाग से, कि कभी वो स्क्रिप्ट के भरोसे नहीं रहे। आपको याद होगा दुधवा के अंदर वो जब हमारे प्रोग्राम के एंकर तो वही करते थे, तो दुधवा में उन्होंने वैसे ही पूछा, हाँ जी क्या बोलना है। हाँ, तो हमने कुछ वैसे ही उनको बताया कि सर यहाँ पे दुधवा में क्या है, राइनो है, वन हॉर्न राइनो है, और यहाँ पे ना टाइगर बड़ा कम दिखता है, ऐसे लगता है धुंध सी छाई रहती है हर समय यहाँ। तो उन्होंने कहा मिल गया मुझे। हमने कहा क्या मिल गया। अब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था ये जो जगह मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पे, इसका नाम है दुधवा, लेकिन इसका नाम होना चाहिए धुंधवा, क्योंकि हर समय यहाँ धुंध रहती है, और इसीलिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपके सामने नहीं आती, आपको पेशेंस दिखानी है। बहुत अच्छी बात बोली है, कैसे आप फिर आप वाइल्ड लाइफ को देखेंगे। और एक बार मुझे याद है मौलाना आज़ाद का जब वो शो कर रहे थे, तो मुझे उनको पिक करना था, शायद हमें कहाँ के लिए निकलना था ये तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद उनको भूख लगी तो हम लोग एम्बेसडर होटल में चले गए, जहाँ पे वो एक येलो ब्रिक रेस्टोरेंट है। आप मानेंगे उसी ड्रेस के अंदर मौलाना की वो जाके ऑर्डर कर रहे हैं, और वहाँ पे लोग बाग जो थे लाइन लग गई, कोई उनके इंटरव्यू ले रहा है, वहाँ के जो वेटर तक है वो भी उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ऑटोग्राफ उनके ले रहे हैं। तो टॉम साहब इस तरह की शख्सियत थे, आप वाली बात, जब वो खो जाते थे किसी चीज़ में, खासकर एक रोल में, तो खो ही जाते थे वो। और वादा तो उनका मैं कभी भूल ही नहीं सकता, अपने वादे के पक्के, अपने ज़ुबान के पक्के। मतलब मैं कभी नहीं भूलूंगा रईस भाई के घर में जब हम गए थे, हाँ, रणथंभौर में, सवाई माधोपुर। क्यों मतलब थके हुए थे, लेकिन रईस भाई ने कहा, जो कि कुछ शादी थी शायद रईस भाई नहीं, उन्होंने बस ऐसे बोला, हुजूर घर का रात का खाना मेरे घर पे अगर आप आए। फिश बिरयानी उन्होंने बनवाई थी, जो पहली बार मैंने खाई थी। तो मैं अपना लेट गया कमरे में आकर के, मुझे लगा मैं टाल दूंगा। आधे घंटे बाद मेरा दरवाजा नॉक, तो मैंने खोला, मैंने टॉम साहब को देखा, सफ़ेद कुर्ते पजामे और ऐसे चमक रहे थे, जैसे पूरा ऑरा जो होता है ना, किसी भगवान को देख लिया हो आपने, वली है जैसे। चलो तुम तैयार नहीं हुए? हम कि टॉम साहब वो तबीयत मेरी थोड़ी सी नासाज लग रही है, ऐसा है ये मुझे पसंद नहीं है जो तुम ये कर रहे हो, वहाँ नहीं जाओगे, मैंने ज़ुबान दी है मैं जाऊँगा, और तुम्हें भी जाना चाहिए, वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, तुम उनके घर नहीं जाओगे? मैंने सर 2 मिनट दीजिए, मैंने तैयार हुआ, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। फिर भी हम गए, मैंने देखा वो बच्चों के साथ, रईस भाई की पूरी फैमिली के साथ ज़मीन में बैठ करके, चेयर से हट करके, आओ आराम से यहाँ बैठते हैं, ज़मीन में बैठते हैं। वो ये भूल जाते थे कि वो कौन है, क्या है, और ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। बच्चों के साथ खूब बातें की, रईस भाई की पूरी फैमिली के साथ खूब एंजॉय, 4 घंटे तक वहाँ पे थे। मैंने कहा टॉम साहब, आसिफ एक बात बताऊँ, रईस भाई भी अपने आप में कैरेक्टर है, उनके साथ एक पूरा पॉडकास्ट कर सकते हो। हाँ, मैंने करना है। वो आपको ऐसे किस्से रणथंभौर के बारे में बताएंगे। वो आदमी ऐसे थे, उनका एक सबसे बड़ा किस्सा तो ये था कि उनकी बेटी की विदाई हो रही थी, और टीटू टाइगरिस थी जो मरने वाली थी। तो रईस भाई विदाई के टाइम पे अपनी बेटी को छोड़ करके टाइगरिस के पास रोने लगे, उस टाइगरिस को देख के कि मैं क्या खुशी मनाऊं, मेरे लिए तो गम का टाइम है आसिफ भाई। और बहुत अच्छे इंसान। एक बार हम याद होगा आपको, हम उनकी रईस भाई के साथ थे, और 3 टाइगर के बच्चे रोड क्रॉस नहीं कर रहे थे, ढेर सारी जिप्सियाँ लगी थी, तो सब खींच रहे थे फ़ोटो। तो जब वो निकलने को तो जिप्सी आगे बढ़ा देते थे लोग, ताकि वो देख सके, हालांकि ये बदतमीज़ी थी, बदमाशी थी लोगों की। तो रईस भाई ने बोला
गाड़ी आगे लगाई और उनको जाने दिया। तो मैंने बोला रईस भाई शॉर्ट, बेजुबान है बेचारे साहब, इनके लिए सोचो ना कितनी देर से। मैंने कहा यार अच्छे अच्छे लोग दुनिया में हैं, तो टॉम साहब मतलब क्या मैं बोलूँ उनको। उनके घर के करीब तो आपका भी अभी रिसोर्ट है ही, आपका मसूरी में है, और वहीं से कुछ किलोमीटर दूरी पर लांडोर उनका घर है। आप उनके घर पे कभी गए हैं? टॉम साहब के घर पे नहीं गया मैं, और नहीं मेरा जाना नहीं हो पाया। लेकिन उनका बेटा है जैमी ऑल्टर, वो खुद भी जर्नलिस्ट हैं और अच्छे प्रोग्राम करते हैं टीवी पे। अच्छा एक बात है आसिफ, अभी जैसे रईस भाई का जिक्र हो रहा था, फॉरेस्ट ऑफिशियल से तो हम बहुत मिले, हम लोग राजीव भर्तरी साहब के घर भी गए कई बार, बिल्कुल, समीर सिन्हा साहब से हम मिले, दिग्विजय सिंह खाती साहब से साहब मिले। कमाल के थे। आपको पता है, लेकिन फॉरेस्ट में ना बहुत सारे जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ हैं। जैसे फॉरेस्ट गार्ड्स हो गए, आपको याद है वो बांधवगढ़ के विश्राम, यस। तो इनके पास तो कहानियों का खजाना होता है। आप इनके पास कभी बैठो, मैं कहता हूँ आपको अगर जंगलात के बारे में कुछ बहुत अच्छा जानना है तो आप किसी भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का जो चौकीदार होगा ना, उससे बात करो, आप उससे बात करो, क्योंकि वो 12 महीने वहाँ रहता है। बिल्कुल। वो आपको ऐसे किस्से बताएगा कि आप कहेंगे भाई साहब ये है चीज़ें। मुझे याद है बांधवगढ़ के रेस्ट हाउस में हम ठहरते थे अक्सर, क्योंकि वो बड़े जंगल के अंदर ही होता था और बहुत बेसिक सा होता था, हाई फाई नहीं, लेकिन हमें तो जंगल से प्यार था तो हम वहीं रुकते थे। तो वहाँ के किस्से वो लोग सुनाते थे। कोई कपल आए थे तो उन्होंने कहा खाने का क्या रेट है। खाना बहुत ही सस्ता था, 50 रुपये पर पर्सन प्लेट, और अनलिमिटेड रोटी, और बहुत शानदार खाना उनको था, वेज होता था, और बड़ी अच्छी दाल सब्जी सब चावल, और बहुत प्यार से खिलाते थे खड़े होकर के, जब तक आप खाना लें तब तक वो आपको। तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि उन्होंने कहा कितने का है, 50 रुपये का है। अच्छा ठीक है, उसमें क्या दोगे, चावल रोटी दाल ही हो। नहीं हमको सिर्फ रोटी चाहिए और सब्जी चाहिए। ठीक है 25 रुपये। अच्छा सब्जी बेटा 2 रोटी के कितना लोग। तो इस तरीके से वो वहाँ के रहने वाले ही सुनाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। लेकिन वापस आते हैं हम टॉम साहब पे। टॉम साहब की मूवीज़, मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह की मूवीज़ उन्होंने की अगर आज होते तो वो उससे कहीं ज़्यादा, OTT का ज़माना अब आ चुका है, एक से एक करते वो कर सकते थे। क्योंकि देखो टॉम साहब जो थे ना बेसिकली थिएटर के आदमी थे, लेकिन वो मीनिंगफुल सिनेमा जो था वो जो उनको करना चाहिए था, क्योंकि उस समय कमर्शियल फिल्मों का ज़माना था। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, आज देखिए आज की तारीख में OTT है, आज की तारीख में बहुत संजीदा आर्टिस्ट ऐसे हैं, आपके पंकज त्रिपाठी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, ये सारे लोग। तो उनका जो टाइम था ना, मुझे लगता है वो अब का था। मैं हमेशा कहता हूँ बहुत जल्दी चले गए हुजूर हमारे। उनका टाइम शुरू हुआ था जब बेसिकली फिल्मों में काम किया, स्टेज पे तो वो धमाल मचा रहे थे। और अगर अभी होते वो तो OTT पे वो छाए रहते हैं, मेरा मानना है। बहुत फिल्मों को लेकर के उनको पता होता था कि उनकी फिल्म कैसी है, लेकिन उनका एक कहना होता था कि मैं एक्टिंग करता हूँ, फिल्म का डायरेक्टर जाने। अब मैं आपको बताता हूँ, आप ही की बात को मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जैसे हमारे एक बहुत अच्छे एक्टर हैं परेश रावल जी, लेकिन ओ माय गॉड में और दूसरी कई फिल्मों में वो विलन भी बने, दूसरे बड़े अच्छे कैरेक्टर, लेकिन उन्होंने कमर्शियल सिनेमा किया। आपको पता है सत्यजीत रे की कहानी के ऊपर एक फिल्म आई है, द स्टोरी टेलर, कमाल की फिल्म है। वो परेश रावल नहीं है, परेश रावल है उसमें, और ऐसा रोल उन्होंने शायद लाइफ में नहीं किया बिकॉज ऑफ OTT है, OTT पे आई है वो। हाँ वही कह रहा हूँ, OTT की वजह से बहुत स्कोप बढ़ जाता। हाँ, टॉम साहब की एक फिल्म थी बंगिस्तान। अच्छा, और ये मेरे ख्याल से 14-15 में आई थी, 13-14 में या 12-13, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं फिल्म। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सुनो वो मेरी फिल्म आ रही है कल और तुम देख के मुझे बताना। अच्छा, तो मैंने कहा जी हुजूर मैं आपको बताता हूँ। उसमें कुछ ऐसे ही एमी मूवी थी, बट मैं PVR साकेत वाले में गया, फ़ोन आया तुम पहुंच गए। मैंने कहा जी हुजूर मैं पहुंच चुका हूँ। ठीक है फिल्म देखो फिर मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने जी, क्योंकि फ़ोन उनके पास नहीं था, वो फ़ोन करते थे। मैं फिल्म देखा तो टॉम साहब उसमें एक मौलाना को रोल किया, एक और बंदा जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिखाते हैं, इतना सही रोल था। बाकी उसके बाद जो फिल्म में कबाड़ था वो मैं बता नहीं सकता। फिल्म खत्म हुई, आधे घंटे बाद फ़ोन आया, देखी? मैंने कहा जी हुजूर देखी। बताओ कैसी लगी? तो मैंने कहा हुजूर आपकी एक्टिंग कमाल की थी,
लेकिन फिल्म मुझे नहीं समझ में आई, वो बहुत ही घटिया फिल्म थी। मुझे पता है, मैंने डायरेक्टर को कई बार समझाया था, लेकिन तुम एक चीज़ याद रखो, मेरा काम है एक्टिंग करना, बाकी फिल्म की जिम्मेदारी डायरेक्टर को थी। मैंने तो अच्छा किया था, उनको हुजूर कमाल की एक्टिंग थी, आप हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो इस मामले में बड़े वो होते थे। बल्कि उन्होंने खुद बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो चेक देते थे, वो बाउंस कर जाते थे। ठीक है, तो बोले ऐसा ही एक बदमाश आदमी था, उसने मुझे चेक दिया और बाउंस। मैंने कहा ये बड़ी गलत बात है। फिर मैं गया उससे, मैंने कहा मेरे पैसे निकाल, तो उसने एक चेक और काट दिया। बोला उस समय शाम, उन्होंने बोला कि शाम हो गई थी, मैं सुबह ही 9 बजे ही बैंक पहुंच गया, और जैसे ही बैंक खुला मैं अंदर गया और मैंने कैश करा लिया। वो प्रोड्यूसर आया था उसी चेक को रुकवाने के लिए। हाँ, सुबह तो बोले ऐसे लोग होते थे। हम कहा क्यों? बोले वो घटिया लोग होते थे। दूसरा वो बताते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में मैं पूछता रहता कि ये कैसे वो कैसे, तो उनके बारे में भी काफ़ी ज्ञान उन्होंने दिया, हमें बताया इनसाइड से। ये राजेश खन्ना के कमाल के फ़ैन थे। अच्छा, टॉम साहब की फिल्मों की बात चल रही है तो मैं आपको बताऊं कि उनका एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही सशक्त रोल सत्यजीत रे की फिल्म थी शतरंज के खिलाड़ी जी, जिसमें अमजद खान ने वो जो लखनऊ के नवाब का रोल किया था, और उसमें वाजिद अली शाह, संजीव कुमार थे, और वो शतरंज खेल रहे होते थे। और उसमें जो टॉम ऑल्टर का कैरेक्टर था वो ट्रांसलेटर बनते थे, और रिचर्ड एटनबरो जो डेविड एटनबरो के भाई, जिन्होंने गांधी फिल्म की थी। गांधी फिल्म, रिचर्ड एटनबरो ने तो गांधी फिल्म बनाई थी, डायरेक्ट की थी, ठीक है ना, उसको कई एकेडमी अवार्ड मिले थे। शतरंज के खिलाड़ी में वो बनते हैं एक अंग्रेज अफसर। तो टॉम साहब का छोटा सा रोल था, लेकिन बड़ा मज़ेदार मुझे लगता है। अभी भी मैं देखता हूँ कि वो आके वो ट्रांसलेट करते हैं, कोई हिंदी में कोई बोल रहा है तो वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, अच्छा ये है। बहुत उनके 5-7 सीन होंगे, लेकिन वो बहुत सशक्त एक रोल था टॉम साहब का शतरंज के खिलाड़ी। बल्कि राम तेरी गंगा मैली में एक बहुत छोटा सा रोल है, जो मंगरू की शादी होने वाली होती मंदाकिनी से, और ये मंदाकिनी के भाई बनते हैं। अच्छा। और शादी वो कर लेती हैं राजीव कपूर से। फिर टॉम साहब जाकर उसको कुल्हाड़े से काट देते हैं, मारते हैं, क्योंकि वो टॉम साहब पे हमला करता है। टॉम साहब फिर उसको भी मारते हैं, खुद भी वो उस फिल्म में मर जाते हैं। तो वो फिल्म मैंने देखी, मैंने वो भी देखी। वो कमाल की फिल्म थी। अपनी किसी फिल्म को मतलब वो बहुत चाव से सुनना चाहते थे कि वो तुमने देखी, वाह वाह कमाल। सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ, जुनून उनके बहुत करीब था। मूवी सीरियल जो थी जुनून, शशि कपूर की, ना शशि कपूर, जुनून एक धारावाहिक था। अच्छा, सीरियल था जो दूरदर्शन पे आता था, बहुत लंबा। आशिकी मूवी उनकी, श्याम बेनेगल का तो नहीं था जुनून। अच्छा, हाँ, आशिकी फिल्म में। हाँ, फिर उनकी जो बहुत फेवरेट मूवी थी, जिसको बहुत वो करते थे कि मतलब उनको लगता था ये सर आशिकी, वो कहते थे कमाल की ये फिल्म बनी, और मुझे बहुत मज़ा। उसमें भी वो बहुत अच्छे एक्टिंग उन्होंने की है। टॉम साहब के ऊपर अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उनके कमाल की आपको नज़्म, उनके एक फैसेट में आपको और बताना चाहूँगा टॉम साहब के बारे में। उनको थिएटर से इतना लगाव था, इतना ज़्यादा लगाव था, तो एक बार उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। मैं उनको रिसीव करने गया था, ये शायद वही मौलाना आज़ाद वाली शो था बताया ना, उसके बाद उनको रेस्टोरेंट में ले गया। तो जैसे ही शो ख़त्म हुआ तो पूरी भीड़ उनकी तरफ आ गई ऑटोग्राफ के लिए। तो टॉम साहब ने बोला कि अजय देखो, हम जब फिल्म करते हैं ना, पर्दे पे चलती है, तो हमें पता ही नहीं होता किसने हमें देखा है, तो हमें कोई लाइव एप्रिसिएशन नहीं मिलता। लेकिन जब मैं ड्रामा करता हूँ, थिएटर करता हूँ, तो वो जब लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो कहता है वो जो मुझे सुकून मिलता है ना, वो फिल्मों में मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो इसीलिए मैंने देखा है कि बहुत से एक्टर्स का जो थिएटर की तरफ झुकाव होता है, तो थिएटर उनकी हमेशा पहली पसंद होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक अलग मज़ा मिलता है। मैं तो बहुत छोटा साधना सा हूँ, लेकिन हमसे जो शेर खां से खान चाय कैरेक्टर में 3 ताल में ऑफिस में लोग मिलने आते हैं, कहीं रोड पे मिल जाते हैं, एयरपोर्ट में मिल गए, रेलवे स्टेशन मिल गए, कहीं पे भी, तो उतने से मैं पागल होने लगता हूँ कि यार दिन बन गया, दिन बन गया। टॉम साहब को तो यार दुनिया जानती थी। उनको एक चीज़ से और बहुत प्यार था, वो थी नींद। हाँ, क्योंकि वो कहते तो हुजूर मुझे तुम बोलो 4 दिन सुनो, मैं सोता रहूँगा। बाकी टाइम किताबें पढ़ना उनका शौक़ था। बिज़ी रहते थे बहुत। तो एक बार मुझे याद है, वो अम्बेसडर होटल में ठहरते थे जब हमारे शो के लिए आते थे वो।
तो उन्होंने कहा सुनो, मैं 2 दिन यहीं रहूँगा और सिर्फ सोऊंगा, तुम भी मत आना। ठीक है, और किसी को मत बताना मैं यहाँ हूँ। 2 दिन सोऊंगा, जब मैं फ़ोन करूँगा तब तुम आना, फिर तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करूँगा। मैंने ठीक है हुजूर। 2 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि हाँ आज मैं चेकआउट करूँगा, मेरी टिकट भी हो गई है। मैंने कहा जी हो गई है, आ जाओ, वादा किया था ब्रेकफास्ट तुम्हारे साथ करूँगा। ब्रेकफास्ट वो ब्रेड जमी करते थे, मैं तो आराम से ऑमलेट वगैरह खाया वगैरह। फिर वहाँ पे मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है हुजूर हो जाए। नहीं सुनो, ये जो 2 दिन के खर्चे हुए हैं वो तुम मेरे उससे काट लेना। मैंने कहा हुजूर हो गया, बात एक ही बात नहीं है। तो लालची तो थे ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। तो सूर्य साहब, टॉम साहब पे हम आप अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। वापस अब आप पे मैं आता हूँ। आप आते तो मुझे आपको बात करने में वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। आपका फेवरेट जंगल कौन सा है सूर्य साहब? इतना टाइम नहीं दूंगा मैं आपको। कोई भी हिमालयन एरिया का कोई भी जंगल, उसमें अब आप वो बन रहे हो। चलो कॉर्बेट पार्क। फेवरेट जानवर? एलिफेंट। फेवरेट गाइड कौन है आपका? देखो आप गाइड सब ऑफ कोर्स होते हैं, एक पसंदीदा गाइड होता है किसी न किसी का जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। गाइड तो नहीं मैं कहूँगा कि हमें जब भी कॉर्बेट हम जाते हैं तो हमारे जो छोटू भाई हैं दिलशाद, हाँ, मैं गाइड सिर्फ रेफरेंस से दे रहा हूँ, बाकी तो हमारे से भाई ही हैं। मतलब वो ये कहने को जिप्सी ड्राइवर है, लेकिन मेरे को लगता है कि आज की तारीख में जंगल की नॉलेज जो उनकी है वो किसी एक फॉरेस्ट ऑफिसर के बराबर की है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जंगल को बहुत पास से देखते हैं, उन्होंने जंगल को जिया है, बहुत बढ़िया इंसान है, उनको जानवरों की प्रवृत्ति के बारे में पता है। गाइड किसको कहेंगे आप? गाइड जो किसी चीज़ के बारे में आपको गाइड करे। तो उस हिसाब से जो छोटू भाई हैं, इसी तरह एक हमारे बांधवगढ़ में संजय है और सलीम है। हाँ, तो छोटू वही है ना जो उल्लू का नेस्ट देखने जाते थे कि उल्लू दिख जाए। हाँ, उनका ये है कि जैसे कॉर्बेट के बारे में था ना कि जब वो मैनटीन टाइगर को मारने से पहले सांप अगर मार लेते तो उनको यकीन हो जाता था कि मैं उसको मार पाऊंगा। हाँ, तो छोटू भाई के दिमाग में ये रहता है कि मैं अगर उल्लू देख लूंगा तो मुझे टाइगर दिखेगा। सबसे अगर आपको अभी मैं बोलूं कि आपको 10 दिन के लिए एक जंगल में रहना, तो ऑफकोर्स आप कॉर्बेट प्रीफर करेंगे? नहीं, मैं कोई भी जंगल प्रेफर करूंगा। 10 दिन के लिए आपको जाना? हाँ, ये जो अमानगढ़ वाले किस्सा हुआ था, एक मैन ईटर घूम रहा था, आप उसे शूट करने खुद गए थे, शूट इन द सेंस फिल्माने गए थे पूरे जंगलात वालों के साथ। ये बात है 2000। हाँ, वो जो टाइगर्स थी मुरादाबाद तक आ गई। यस, आपको उसके बारे में कुछ याद है? देखिए वो मुझे लगता है रहमान खेड़ा और ये सब इलाका था। नहीं, रहमान खेड़ा तो अलग हो गया। रहमान खेड़ा तो लखनऊ के पास है, जो अभी भी एक टाइगर है जो इनके पास नहीं आ रहा। आप जिस टाइगर्स की बात कर रहे हैं उसका नाम ही घोषित कर दिया था लोगों ने। मुरादाबाद के 20 किलोमीटर के रेडियस में उसने करीब 10-12 लोगों को मारा था और वो किसी को दिखी नहीं, लेकिन उसके सिर्फ पगमार्क्स दिखते थे। तो वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है अभी तक। वो पता ही नहीं चला ना, पता ही नहीं चला कि वो अचानक आई, लोगों को मार के चली गई और किसी ने उसको देखा नहीं। और मेरे को लगता है कि इतना बड़ा जो मतलब एक टाइगर हंट हुआ, एक टाइगर के लिए महीनों तक चला था ये ऑपरेशन, हफ्तों तक चला। और एक बोनिक ब्रह्मा जो थे, हाँ, मुरादाबाद के डीएफओ थे, उनके अंडर टीम थी। इन्होंने लखनऊ से और कॉर्बेट से हाथी मंगवाए थे, पालतू ट्रेंड एलिफेंट्स, और करीब 100 लोगों की टीम थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। दिखा, पकड़ना तो दूर की बात, नजर ही नहीं आई वो टाइगर्स। तो ये एक बहुत बड़ा एक रहस्य है अभी भी उस टाइगर्स को लेके। लेकिन ये कहा जाता है कि अमानगढ़ की तरफ से आई थी। और एक थ्योरी ये दी जाती है कि पोचर ने शायद उसके बच्चों को पकड़ के चले गए थे और बच्चों को ढूंढते वो इतना दूर आ गई। तो अगर नहीं दिखी तो हो सकता है वो भी पोच हो गई हो। कुछ नहीं कहा जा सकता आसिफ। बढ़िया सूर्य साहब, तो हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य साहब हमारे शो में आते रहेंगे। आज इतना ही। और सूर्य साहब का जो चैनल है टाइगर्स एंड बियॉन्ड, उसको भी आप ज़रूर जाएं, क्योंकि मैं तो हफ्ते में करता हूँ। सूर्य साहब आपका भी वीकली है मेरे ख्याल से? वीकली मैं ट्राई करता हूँ कि एक वीक में एक स्टोरी। कमाल को मैं तो उसे बराबर देखता हूँ। मैं चाहूँगा आप लोग भी सूर्य साहब के चैनल पे जाएं, टाइगर्स एंड बियॉन्ड, और उनके कंटेंट को देखें। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जंगल की खबरें सूर्य साहब करते रहेंगे। कभी मैं भी आपके चैनल पे आऊँगा, बिल्कुल, फिर मिल के करते हैं, जल्दी बुलाएंगे आपको। बिल्कुल। तो सूर्य साहब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य साहब, जमशेद भाई आज नहीं हैं, तो ख़त जो हैं हमारे प्रोड्यूसर केशव जो हैं वो पढ़ देंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बहुत अच्छे ख़त नहीं पढ़ पाता, जितने अच्छे जमशेद भाई पढ़ते हैं या केशव पढ़ेंगे। तो
अगले एपिसोड में जमशेद भाई आ जाएंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद। नमस्ते, मेरा नाम है केशव और इस शो का प्रोड्यूसर भी मैं हूँ। और बल्ला बोल एक शो आता है सर हमारा। कर दिए अपना ब्रांडिंग। तो मैं बता दूं कि केशव जो है उनका अपना एक शो है बल्ला बोल, आज तक रेडियो पे आता है। कमाल का शो है। स्पोर्ट्स अगर आप पसंद करते हैं, क्रिकेट स्पेशली, तो आप इनके शो को ज़रूर देखें। हो गया तुम्हारा काम, बिल्कुल। पढ़े लेटर। तो जमशेद जी आज हैं नहीं, तो उनकी जगह पे आपने मुझे कहा है पढ़ने को लेटर्स। तो पहले मैं कमेंट्स कुछ ले लेता हूँ यूट्यूब पे जो कमेंट्स आए हैं। अभिषेक मणि त्रिपाठी हैं, उनका कमेंट है जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। जमशेद भाई और हमारे खानचा और शेर खान को नमस्कार। मैं अभिषेक मणि त्रिपाठी दिल्ली से हूँ और शेर खान पॉडकास्ट का नियमित दर्शक हूँ। पिछले एपिसोड में जो आप लोगों ने कहानी सुनाई बहुत पसंद आया। खानचा से रिक्वेस्ट है कि वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट की कुछ कहानियाँ साझा करें, अगर वहाँ गए हैं तो। ये जंगल बिहार और नेपाल को जोड़ता है, बहुत अद्भुत जगह है। जमशेद भाई आपकी प्रस्तुति शानदार है, ऐसे ही लगे रहो और खानचा से कहानियाँ किस्से निकालते रहो। आप दोनों को लव यू दिल से। जय हो, जंगल जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। और हम धीरे धीरे हर जंगल को कवर कर रहे हैं और आप लोग सुनते रहिए, बस हम पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अगली चिट्ठी भी दिल्ली से आई है, त्रिलोकपुरी से, निखिल की है। चिट्ठी नहीं बल्कि कमेंट है यूट्यूब पे। लिखते हैं, खानचा नमस्ते। यकीन मानिएगा कभी नहीं सोचा था कि जंगल भी कोई घूमने की जगह होती होगी। हम 3 जनरेशन से दिल्ली में रह रहे हैं। मेरे लिए ये पॉडकास्ट एक नई दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिससे मैं बिल्कुल अनजान रहा। आपको शायद गुमान न हो कि आपके ये किस्से कहानियाँ मेरे जैसे कितने ही लोगों के लिए बिल्कुल नया तजुर्बा ला रहे हैं। बेहद शुक्रगुजार हैं हम। काश मैं आपसे मिल पाऊँ। रिगार्ड्स, निखिल, दिल्ली त्रिलोकपुरी। निखिल यार, मैं फिल्म सिटी में रहता हूँ, कभी मिलने आ जाओ। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब जागो तब सवेरा है। आप कोई बात नहीं, 30 साल से आपने नहीं देखा, अब जाओ। दिल्ली में आपका ओखला बर्ड सेंचुरी यहाँ देखिए, बगल में भरतपुर है बर्ड सेंचुरी, वहाँ जाइए। आपसे करीब 4 घंटे पे 5 घंटे पे कॉर्बेट है, वहाँ जाइए। और भी इंडिया के जितने जंगल है घूमिए। और जब जंगल जाइए तो जैसा कि आज के एपिसोड में सूरी साहब ने भी कहा है और मैं भी कहता हूँ कि जंगल सिर्फ टाइगर और हाथी देखने के लिए मत जाइए। जंगल जा रहा है तो पूरे जंगल को देखो, नेचर को पूरा फील करिए। यकीन मानो ऐसा नशा लगेगा ना कि मज़ा आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया आपका। अगला कमेंट हीना तुलसियान का है। जंगल जिंदाबाद और आबाद रहे हमेशा। आप दोनों को बहुत बहुत प्यार। बहुत बढ़िया एपिसोड। भगवान करे चीते इस तरह फले फूलें और उनकी आबादी 26 से 2600 हो जाए। मेरा कमेंट 3 बार शो में पढ़े जाने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। देखिए आपने कितनी अच्छी बात लिखी कि 26 की 2600 हो जाए। हमारी भी यही दुआ है। और आप खत लिखती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमेशा आप लिखते रहें और लोगों तक इसको और पहुंचाएं इस पॉडकास्ट को, कि इसलिए नहीं कि हमें व्यूज़ चाहिए, इसलिए कि ये जानकारियां लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अगला कमेंट लकी गिल का है। कह रहे हैं, हेलो खान सर, मैं लकी गिल पंजाब से हूँ। आप दोनों को सुनकर रियल में मज़ा आ जाता है। मैं इसे सुनता भी हूँ और रियल में फील करता हूँ कि मैं जंगल में ही हूँ। एनिमल्स और बर्ड्स का बचपन से ही शौक़ है और ये चीता प्रोजेक्ट जो चल रहा है ये बिल्कुल विक्ट्री है हम सब एनिमल लवर्स के लिए। आप दोनों हमेशा खुश रहो। दिल से सलाम आप दोनों को। बहुत शुक्रिया। गिल साहब है ना ये? हाँ, लकी गिल साहब, आप पंजाब से हमें सुन रहे हैं और अच्छा लगता है यार, कितने जगह से लोग हमें देख रहे हैं। ऐसे ही सुनते रहिए सर, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस तरह काम और करते रहें। सजेशन देते रहिए कि और क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अगला कमेंट सप्तर्षि का है। लिखते हैं, नमस्ते आसिफ जी, जमशेद जी, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग बट हिस्टोरिकली Kuno was the only place in India where 4 big cats, tiger, lion, leopard and cheetah used to live together. Requesting you to keep continuing what you guys are doing. It will create more and more awareness. बिल्कुल, हमारा काम ही यही है कि हम अवेयर करते रहें लोगों को। और आप जैसे लोग हैं तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 30, 30 से 300। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना। बहुत शुक्रिया आपका। और कमेंट करते रहें सप्तर्षि भाई की तरह। बिल्कुल। गौरव जोशी जी कह रहे हैं, वेलकम बैक आसिफ जी। सेहत में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। आप ऐसे ही फिट रहिए और दर्शकों को सालों साल अपनी बातों से और आपके अनुभवों के बखानों से ऐसे ही भाव विभोर करते रहिए।
अरे टाइम स्टाम्प भी डाला है उन्होंने 30 मिनट 23 सेकेंड पर पिछले एपिसोड में। आई वॉज थिंकिंग ऑफ राजस्थान इन माई माइंड एज ड्राई रेसिडुअल फॉरेस्ट इज वॉट दे आर एडेप्टिव इन बाई नेचर। राजस्थान गुजरात में बी सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में ऑल्सो बी प्लेस टू एक्सटेंड द प्रोजेक्ट्स आउटरीच। जंगल जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। और आप जैसे लोग जब ये डालते हैं इतने टाइम पे, ये तो लगता है यार कि आपने पूरा सुना, इस बात की खुशी होती है, लेकिन बड़ी शिद्दत से सुना है और आपके जहन में है, तो बहुत शुक्रिया। आप हमारे पॉडकास्ट को दिल से सुनते हैं, इसके लिए आपको बार बार और बिल्कुल सर, मैं तो एनालिटिक्स देखता ही रहता हूँ, तो देखता हूँ जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो देखते हैं वो अमूमन पूरा ही देख कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू किया 5-10 मिनट छोड़ दिया, ऐसा नहीं, वो तो मुझे पता है, वो जो सुनते हैं पूरा ही सुन के जाते हैं। वो हैं बिल्कुल शेर खां के फ़ैन। बने रहिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। स्वप्निल जोहरी का कमेंट है, कह रहे हैं आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को इग्नोर कर दिया कि चीता अब भी एनक्लोजर में ही हैं। एक बार जंगल को फेस करेंगे सब, जहां लेपर्ड्स एंड टाइगर्स का सामना करेंगे, तब भी पॉपुलेशन ग्रो करे, तब सफलता कहलाएगी। नहीं, देखिए यहाँ पे मैंने बोला है कि उनको बड़े से इंक्लूजन में रखा गया है, और यस, ये बात आएगी कि जब उनको वाइल्ड में छोड़ा जाएगा तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे बाकी दूसरे जानवरों देख के। बट आई एम श्योर कि वो जंगल, जैसे कि अभी सूर्य साहब ने बताया कि जंगल माँ की तरह होती है, वो हर किसी को बराबर का दर्जा देती है, अपने बच्चों को, और सबको संभाल लेती है अपने आंचल में, तो सब सही हो जाएगा, डोंट वरी सर। मज़ेदार बात यह है ना सर कि इस कमेंट के जवाब में भी एक कमेंट आया है। अच्छा, पढ़ो। लिखते हैं कि सब धीरे धीरे होगा, सब बिल्कुल सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है। देवा प्रसाद सामल जी का कमेंट है, नमस्ते खांचा एंड जमशेद भाई, हमने उनकी पूरी नस्ल ख़त्म कर दी, लेकिन वो अगर हम में से किसी को मार दें तो उन्हें आदमखोर बोल दिया जाता है। खैर, बहुत इंतज़ार के बाद पॉडकास्ट आया, बहुत अच्छा लगा, और प्लीज़ एक बार गूंगा टाइगर के बारे में बताइए। जंगल जिंदाबाद। जो इन्होंने वो बात लिखी ना कि हमने सारे ख़त्म कर दिए, यहाँ पे मेरा वही डायलॉग आएगा, इस धरती का सबसे गिरा हुआ प्रजाति इंसान था, है और रहेगा। ये गदर में हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, तो ये गिरा हुआ इंसान ही रहेगा धरती की प्रजाति। बहुत शुक्रिया सर। विकास झा जी का कमेंट है, कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद। खांचा, एक बार जंगल में रहने वाले सभी शाकाहारी जानवर के बारे में बताएं, वो लोग कैसे अपनी संख्या मैनेज करते हैं? क्या कोई शाकाहारी जानवर भी विलुप्त हुआ है, और क्या उनमें से भी किसी की पोचिंग होती है जो कि बेट बनते हैं कैट फैमिली के लिए? बिल्कुल होते हैं, और इस पर भी हम जल्दी बात करेंगे। अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे अच्छा लगा ये सब्जेक्ट। इस पर जल्दी आपके लिए हम पेश कर देंगे एक पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेल पे एक चिट्ठी आई है अभिषेक गौर की। लव यू सर शेर खान जी, मैं आपके सभी पॉडकास्ट्स का रेगुलर व्यूअर हूँ। मैंने दुधवा, पीलीभीत, कॉर्बेट और रणथंभौर को कई बार एक्सप्लोर किया है। मैं जंगल और जानवरों से प्रेम करता हूँ और इंसानों से नफरत। बहुत अच्छी बात है। इंसान जो है ईश्वर का बनाया सबसे घटिया और लालची प्राणी है। सो ट्रू। साथ में इन्होंने जमशेद भाई को भी नमस्कार कहा है। पूरा नाम क्या बताया आपने? इनका नाम है अभिषेक गौर। अभिषेक गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यार। आप जंगल घूमते रहो, और जो आप लिख रहे हैं मुझे सच में लग रहा है कि जो हमारा स्लोगन है वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को और सच्चाई दिख भी रही है। बिल्कुल, बस लगे रहना गुरु। बहुत बहुत शुक्रिया। खांचा का ये पूरा टारगेट डेफिनेट हो गया है। पश्चिम बंगाल से अगली चिट्ठी आई है एसके सनीम की। अंग्रेजी में भेजी है, मैंने हिंदी तर्जुमा कर दिया है। सर, सबसे पहले शेर खान की टीम को इतने शानदार पॉडकास्ट के आयोजन के लिए बधाई। मैं एसके सोहन सनीम हूँ, तमलुक पश्चिम बंगाल से। साउथ बंगाल पड़ता है ये। आसिफ सर एक वक्ता के तौर पर और जमशेद सर एक एंकर के रूप में एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मेरा खांचा से सुंदरबन के बाघों को लेकर एक सवाल है। चूँकि सुंदरबन जो है बाकी मेन लैंड्स से कटा हुआ है, ऐसे में वहाँ इनब्रीडिंग जो होती है उसके मामले होने चाहिए, जिससे कमज़ोर जीन पूल बनने की संभावना होती है। लेकिन फिर भी सुंदरबन के जो बाघ हैं भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं, शक्तिशाली बने हुए हैं। क्या ये एक असामान्य घटना है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे पिछले एपिसोड जो हमने किया था सुंदरबन पे, हमने इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी, बल्कि उसको पिन कर देना इनको एक कमेंट में, सो दैट इनको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और देखिए, सर्वाइवल जो होता है जानवरों का, वो बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं और सब सही हो जाता है यार। थैंक यू सो मच।
आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि थैंक्स अगेन एंड आई लव ऑल द एक्सपर्ट्स यू ब्रिंग टू द शो बट द डुओ ऑफ आसिफ एंड जमशेद सर इज़ द कूलेस्ट, कीप ऑन गोइंग, जंगल जिंदाबाद। जंगल जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। एक चिट्ठी मिसाल राठौर के नाम से आई है और सुझाव है इनका, कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद, खांचा जमशेद भाई आप दोनों को मेरा सलाम नमस्ते। मेरा एक सुझाव है कि ज़्यादातर ख़तों में लोग सिर्फ शेर खान के एपिसोड की तारीफ़ या रिव्यू ही देते हैं, तो उनके सिर्फ नाम पढ़ लिया करें, और जो लोग जंगल जानवर और पक्षियों से जुड़े अपने अनुभव, किस्से या सवाल पूछते हैं या बताते हैं, उन्हीं के पूरे ख़त पढ़े जाएँ। बिल्कुल सही आइडिया है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट्स में जितने करते हैं लोग, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जवाब भी दे पाऊँ। कई बार नहीं दे पाता और भी ढेर सारे काम होते हैं, बट यकीन मानिए सारे कमेंट शेर खां पढ़ते हैं, जमशेद भाई पढ़ते हैं, केशव भी पढ़ते हैं। तो हमें कोशिश रहती है कि हम सारा लें, बट वक्त की कमी की वजह से हमें छोड़ना पड़ता है। बट आप बेफिक्र रहिए, हम सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। रविशंकर सिंह की अगली चिट्ठी है, कह रहे हैं खांचा और सिद्दीकी सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आप सलामत रहो और स्वस्थ रहो हमेशा, यही कामना है हमारी। मैं रविशंकर सिंह आपके शो का गुलाम हूँ। कूनो नेशनल पार्क की जानकारी बहुत अच्छी लगी। हमारे पास भी अब चीतों की संख्या बढ़ रही है, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस साल जिस तरह हमारे टाइगर्स मर रहे हैं ये बहुत दुखद न्यूज़ है। हर दिन किसी न किसी टाइगर की मौत की खबर सुनने को मिल रही है। अभी रहमान खेरा का एक टाइगर भी मर गया और वो भी शायद गांव वालों ने जहर दे दिया। हमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव लाने चाहिए जिससे रिज़र्व के आसपास वाले एरिया के लोगों को सेव टाइगर का मतलब समझ में आ जाए। मुआवजा मिले न मिले, बट उनके दिल में टाइगर के लिए प्रेम कैसे जगाया जाए, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जंगल जिंदाबाद, आप दोनों सलामत रहो, लव यू। बिल्कुल सही बात कही आपने। फर्स्ट ऑफ लव यू टू। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं जहर दे दिया गया, यूजुअली गांव वाले करते हैं, इनको अवेयरनेस की ज़रूरत तो है ही। इसके लिए काफ़ी सारी मुहिम चलती हैं, जंगलात वाले चलाते हैं, बट फिर भी इंसान तो इंसान है। तो बहुत शुक्रिया आपका ख़त लिखने के लिए, और अवेयरनेस हम फैलाएंगे अब जो हम कर रहे हैं। आप और हम, आप जैसे लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे लोग अवेयर होंगे और शायद थोड़ी सी मदद तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल, और तरीका है ना, हमारे जो वीडियोज हैं शेर खान के जो एपिसोड्स हैं, उसको अपने चाहने वालों में, अपने यार दोस्तों के साथ साझा करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसके लिंक भेजिए ताकि और लोगों तक बात पहुँचे और लोग अवेयर हो जाएंगे। बिल्कुल जी। रोहन रेडकर की चिट्ठी है, कह रहे हैं नमस्ते खांचा, मैंने चीता पुनरुत्पादन पर आपका आखिरी वीडियो देखा। सर, मैं मानता हूं कि चीता और शावकों की आबादी बढ़ी है, लेकिन वे अभी भी बाड़ों में हैं, केवल 1 या 2 ही जंगल में हैं। तो हम कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि वे जंगल में जीवित रह पाएंगे या नहीं? कच्छ और राजस्थान के घास के मैदान चीतों के लिए अच्छे विकल्प हो सकते थे, और कुनों को पिछली योजना के अनुसार शेर लाने थे। कैराकल और गोदावल जैसे भारतीय स्थानिक वन्य जीवों का संरक्षण किया जाना चाहिए था। सर, ये सिर्फ मेरी राय थी, आपका पॉडकास्ट पसंद आया। जंगल जिंदाबाद, रोहन रेडकर। रोहन साहब बिल्कुल सही कह रहे, वो जगह लायंस के लिए बनाई जा रही थी। तो खैर ये फ़ैसले हम और आप नहीं ले सकते, ये सरकारें जो होती हैं वो फ़ैसले लेती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके। बट आप इतने ध्यान से सब कुछ सोच समझ रहे हैं, यानी आपका भी इंटरेस्ट बहुत तगड़ा है, और आप अपना जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखें और शेर खां को भी सुनते रहें, आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी कुछ और कमेंट्स हैं जो तारीफ़ों के हैं, थोड़ी समय की हमारे पास सीमा है, तो ऊपर से नाम फटाफट अगर तुम घुमा सको। बाकी कुछ मैं नाम पढ़ देता हूँ जिन लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं, पिछले एपिसोड की तारीफ़ की है। विराज भिमानी हैं, थैंक यू। उर्दू शायरी के नाम से एक हैंडल है, उन्होंने किया हुआ है। परिवेश प्रताप सिंह जी का कमेंट है। थैंक यू। राजू कामले जी का कमेंट है। आदि यादव हैं, आप सभी का शुक्रिया। शेल्डन हैं, जो इनके मोस्टली कमेंट्स होते हैं ना, लव यू खांचा, जंगल जिंदाबाद टाइप्स। खांचा यही बोलेंगे, शेर खां यही बोलेंगे। शेल्डन भाई का है। एक यशित का कमेंट है। थैंक यू सो मच। सक्सेना जी हैं, एक उनका कमेंट आया है। इको आई हैं, उनका कमेंट है। थैंक यू सो मच। फोटो ठेका, बड़े इंटरेस्टिंग अच्छे नाम बना करके रखते हैं। एक भाई हैं फैक्टोबर, अक्टूबर का फैक्टोबर है ये। बहुत बढ़िया। देवेंद्र बिष्ट जी हैं, उनका कमेंट है। दिनेश कुमार जी करते ही रहते हैं। दिनेश जी तो खैर करते ही रहते हैं। मेरे ख्याल से पहले देखने वाले हमारे पॉडकास्ट को दिनेश जी होते हैं, और वो टाइम के साथ लिखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश साहब, कभी आइएगा तो मुलाकात होगी आपसे। भोले यादव जी का कमेंट आया है। थैंक यू। दक्षेश प्रजापति जी हैं, और शोभा बोरगे जी हैं, इनका भी कमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी दिन केशव एक काम करना,
सारे कमेंट्स को लेकर के ना आधे घंटे का सेशन ही कर देंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे। ये जो सेक्शन है कमेंट्स वाला, ये हम आगे जाके और बढ़ा देंगे ताकि सबके कमेंट्स हम शामिल कर ले सकें। और बेस्ट तरीका है कि आप वॉइस नोट भेजिए, हमारे लिए काफ़ी आसानी होती है क्योंकि सुनने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। बिल्कुल, क्योंकि हम आपसे तब रूबरू होते हैं, आपको सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज़ भी पहुंच पाती है हमारे। और आपके किस्से हों भेजिए, जंगल से जुड़े, जंगल के अंदर के ना हो, जंगल के इर्द गिर्द के भी हों तो भी चलेगा, भेजिए। जू के भी किस्से हों तो आप हमें भेजिए, हम शामिल करेंगे। और बस अपना एक ही वो है एम कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम अवेयर कैसे करें। एक आदमी अगर 10 आदमी को भी हमारा वीडियो फॉरवर्ड करता है, उस 10 से 10 और यानी 100 सॉर्टेड है मामला। बिल्कुल। और भेजना कहाँ है आपको पता है, radio@aajtak.com ये हमारी मेल आईडी है। व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा 9953330303। इस पर आप अपने वॉइस नोट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं। और बेहतर तो यह है कि यूट्यूब पर कमेंट भी करें, भारी संख्या में कमेंट करिए फॉर बेटर रीच भी, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए शेर खान, जंगल जिंदाबाद।